नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 में हूं मनीषा गुप्ता और बात यहां पर करेंगे खाने के तेलों की, सोयाबीन स्पेशली, जहां पर सोया मील को लेकर काफ़ी चिंताएं हैं। बल आपको याद दिला दें कि इस साल के अंत से ईयू का डिफॉरेस्टेशन नियम भी लागू हो जाएगा, अनलेस वहां पर और एक्सटेंशन देखने को मिलता है। उसकी वजह से भी यहाँ पर सोया मिल इंडस्ट्री को लेकर कंसर्न्स हैं, क्योंकि ये नियम लागू हुए तो इंडस्ट्री को डर है कि यूरोपियन यूनियन, जो एज ऑफ नाउ सबसे बड़ी मार्केट या ट्रेडिंग पार्टनर है, वहां से ट्रेड गिर सकता है। सोपा ने इसे लेकर सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। क्या है फिलहाल हालात और क्या कुछ सोपा यहाँ से चाहता है सरकार से, ये सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सोपा के ईडी डीएन पाठक हैं। मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। काफ़ी समय से ये कॉन्वर्सेशन रही है, पिछला भी साल हम यहाँ पर ईयू डिफॉरेस्टेशन की बात करते रहे। अब ये माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक, यानी कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा। क्या कुछ कंसर्न्स हैं इंडियन इंडस्ट्री को इससे? हमारा ईयू एक अच्छा मार्केट है, क्योंकि वहाँ नॉन जीएम सोयाबीन मील की जो डिमांड है वो मोस्टली इंडिया से ही पूरी होती है। करीब उनकी 1 मिलियन टन की डिमांड है। इस साल के शुरू के 5-7 महीने में 5,36,000 टन सोया मील का एक्सपोर्ट सिर्फ यूरोप को हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा 1/3 है हमारे टोटल एक्सपोर्ट का। अगले 4 महीने में मैं उम्मीद करता हूँ करीब 1-2 लाख टन और एक्सपोर्ट हो पाएगा। अब जब दिसंबर में ये यूडीआर लागू हो जाएगा तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के पास अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं बन पाया है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही टफ है। जितना जो भी सोयाबीन का मिल जाएगा उसमें जो सोयाबीन इस्तेमाल किया गया है वो किस खेत में उगाया गया है, इस लेवल की ट्रेसिबिलिटी चाहिए, जो कि फिलहाल संभव दिखती नहीं है। हमने सरकार को अप्रोच किया है ये कहते हुए कि इंडिया में तो ये फील्ड क्रॉप है, डिफॉरेस्टेशन का नाम कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी कभी भी नहीं था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो ईयू से एंगेज करें इस बात के लिए कि हम आपको एक पॉलीगॉन पूरे एरिया का दे देते हैं, जितना बड़ा एरिया है स्टेट वाइज, कि भाई इस एरिया में सोयाबीन जितना भी उगाया जाता है वो डिफॉरेस्टेशन उसमें ना कभी था ना होगा। ऐसा अगर हो जाए तो एक बड़ा मूव है, लेकिन ये डिफिकल्ट काम है। ये यूरोपियन पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको मानते हैं कि नहीं मानते। अभी हम उस पर चर्चा करते हुए कल एक मीटिंग हमने की थी मंडी अथॉरिटी जो मध्य प्रदेश की हैं उनसे, तो उनको हमने सजेस्ट किया है कि अगर हर किसान अपना फार्मर आईडी नंबर अपने हर एक सेल के साथ डाल दे, तो उसके बाद जो एक्सपोर्टर है वो किसान को आइडेंटिफाई करके जब उसे सोयाबीन खरीदता है तो वहां बाद में जाके उसका पॉलीगॉन बना के उसको अपलोड कर दे। ये एक संभावना है, जो कि बहुत अच्छी संभावना है। दूसरा, एक बात कल हमको पता लगी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने और शायद बाकी गवर्नमेंट्स ने भी, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उन्होंने डिजिटल मैपिंग हर एक खेत की हुई है, या तो पूरी हो चुकी है, होने वाली है। अगर वो हो जाए और यूरोपियन पार्लियामेंट इस बात को मान ले कि ठीक है डिजिटल मैपिंग हुई हुई है, जिस खेत से खरीदा है, ट्रेसिबिलिटी हो जाएगी मंडी में सेल होती है उसके थ्रू, और डिजिटल पॉलीगॉन ऑलरेडी बना हुआ है, तो काम चल जाएगा। ये इतनी जल्दी होता मुझे दिख नहीं रहा है, तो बड़ा भारी कंसर्न है कि अगले साल 1 जनवरी 2026 से सोयाबीन मील का एक्सपोर्ट यूरोप में कितना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो एक समस्या का विषय है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक्सपोर्टर जो है वो भी लगे हुए हैं, कुछ अपना अपना कोशिश कर रहे हैं, लोग ट्राई कर रहे हैं। जैसे कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत सालों से किसानों के साथ काम कर रही हैं अपने एरिया में, वो शायद इसको कर पाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से मिलके ये किसानों का कुछ डेटा लिया हुआ है। लेकिन इशू है, समस्या तो है। मिस्टर पाठक, एज ऑफ नाउ ईयू से कितना ट्रेड होता है और दैट विल गिव अस अ सेंस कि कितना इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए 5 लाख, जैसे मैंने बोला 5,36,000 टन इस साल अभी तक जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ 2 लाख टन और होगा, तो करीब 7 लाख टन होगा। टोटल मार्केट ईयू की 10 से 12 लाख टन है नॉन जीएम की, जिसको इंडिया पूरा केटर कर सकता है अगर ये यूडीआर की समस्या ना हो। तो इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी तक जो एक्सपोर्ट हुआ है करीब 15 लाख टन हुआ है, उसमें 30% ज्यादा सिर्फ यूरोप के लिए है। तो एक बड़ी समस्या है। और यूरोप में क्या, नॉन जीएम पे प्रीमियम भी मिलता है, जो कि बाकी जगह नहीं मिल पाता है। तो हिंदुस्तान के लिए सोयाबीन मील के एक्सपोर्टर के लिए एक बड़ी समस्या है, काफी बड़ी समस्या है। मील एक पार्ट है इसका, मिस्टर पाठक आप कहेंगे, क्योंकि जिस तरह का खाने का तेल यहाँ पर वेरियस प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, और जैसे आपने कहा कि कंपनीज एक्सपोर्टर्स अपने तरीके से यहाँ पर इससे डील भी कर रहे हैं। हमारे पास 6 ही महीने का समय भी यहाँ पर है, लेकिन चाहे वो स्नैक्स है, चाहे वो एडिबल ऑयल है यूज्ड इन वेरियस थिंग्स, या फिर मील है जो कि एक बड़ी मार्केट है, क्या इस तरह की सारी कोशिशें हम सरकार के साथ होता हुआ देख रहे हैं?
देखिए, जो इसमें अभी तो 5-6 प्रोडक्ट हैं जो ईयूडीआर के अंदर आते हैं। उसमें सोयाबीन है, टिम्बर है, कॉफ़ी है शायद, रबड़ है। मतलब 5 ही चीज़ें हैं जो भी ईयूडीआर में आती हैं। तो क्योंकि उनमें एरिया कम है, जैसे टिम्बर में एरिया बहुत कम है, आइडेंटिफाइड खेत हैं, तो उसको करना शायद थोड़ा आसान काम है। सोयाबीन में बड़ी समस्या मुझे दिखाई पड़ती है। तेल तो हम एक्सपोर्ट कहीं करते नहीं है, तो तेल की कोई समस्या नहीं है। यूरोप में हम तेल बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। बाकी जो सामान है, सोयाबीन का मील, सोयाबीन की बड़ी या सोयाबीन का फूड वगैरह, वो यूडीआर में आता है और उसका एक्सपोर्ट डेफिनेटली अफेक्टेड होगा। नहीं, एडिबल ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन एडिबल ऑयल जिन प्रोडक्ट्स में यूज होता है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट होते हैं, क्या उनके ऊपर भी कंसर्न आएगी? अच्छा सवाल है, मैंने इसको स्टडी नहीं किया है। आपने मुझे थोड़ा काम बता दिया। अब देखना पड़ेगा मुझे। राइट, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन है जो मुझे याद है सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ ईयू डिफॉरेस्टेशन में भी हुई थी कि खाने का तेल डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन काफ़ी सारे स्नैक्स जो इंडिया में बनते हैं जिसमें खाने का तेल यूज़ होता है, क्या वो डिफॉरेस्टेशन फ्री है? आई मीन काफ़ी सारी चीज़ें ऑफकोर्स जैसे आपने कहा, लेकिन मील आपके लिए एक बड़ी मार्केट यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। सिंस हम इसके बारे में बात कर ही रहे हैं मिस्टर पाठक, एक सस्टेनेबिलिटी का भी इशू यहाँ पर निकल के आता है। काफ़ी सारी एजेंसीज हैं जो यहाँ पर इसको केटर भी करती हैं। क्या इंडिया उस तरफ निकल चुका है? क्या हम उस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं फिलहाल? फिलहाल सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। सस्टेनेबिलिटी एक वेस्टर्न चीज़ है जो कि अचानक निकल के आई है। अभी लगता है वेस्टर्न वर्ल्ड को तुरंत अभी समझ में आने लगा है कि सस्टेनेबिलिटी कुछ चीज़ है। पहले एनवायरनमेंट खराब करने में काफ़ी हिस्सा रहा डेवलप्ड वर्ल्ड का। अब क्योंकि एनवायरनमेंट खराब होकर तकलीफ दे रहा है, तो उनको लगता है कि इसको ठीक करें, तो बड़ी अच्छी बात है। और निगाह सबसे पहले इंडिया के ऊपर जाती है, जहाँ की सबसे बड़ा सप्लायर भी है, सबसे बड़ी मार्केट भी है। सस्टेनेबिलिटी में कुछ थोड़ा काम होना शुरू हुआ है। हमने भी जैसे इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल सोया बनाए हैं, उस पर थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है। जो दुनिया भर की जो बड़ी एजेंसीज हैं, जैसे प्रोटेरा है, बीआई है और आरटीआरएस है, उनके जो सस्टेनेबिलिटी के जो चार्जेस हैं, जो खर्चा है, अगर वो इंडिया में उनसे करवाया जाए तो बहुत ज्यादा है। हमको लगता है कि हमको इंडिया में अपने ही प्रोटोकॉल बना के और सस्टेनेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। सोया के लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और भी जो प्रोडक्ट हैं उसमें भी बाकी जो इंडस्ट्री सेगमेंट्स हैं उनको मुझे लगता है कि सस्टेनेबिलिटी पे एक अपना इंडियन फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है। सरकार को भी शायद इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इंडियन फ्रेमवर्क हो सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये आगे जाके ये और बड़ा होने वाला। सस्टेनेबिलिटी अभी ईएसजी आने वाला है यूरोप में, ईएसजी तो ज्यादा पैसा मिलेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। ये सब चीजें क्योंकि हो रही हैं, तो उस पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, और इंडस्ट्री को भी उस पर, क्योंकि अब कोई चीज जब होने वाली है तो उस पर काम तो करना ही पड़ेगा, उसको फुलफिल भी करना ही। पर मिस्टर पाठक, इंडिया में डिफॉरेस्टेशन की इतनी कोई बड़ी चिंता है नहीं। आप कहेंगे दिस इज मोर अबाउट लाइसेंसिंग या पेपर वर्क जिसको यहाँ पर केटर करना पड़ेगा? सोयाबीन में तो इट इज नथिंग 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 बट पेपर वर्क। नॉट ए फॉरेस्ट ही सिंगल नहीं है, ब्लेड। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट डिफॉरेस्टेशन रियली, बट या Yes, in fact, it is working for us as a non-tariff barrier completely as far as soybean is concerned. Soybean has never been grown in a forest area. It will never be grown in a forest area. और इंडिया में तो डिफोरेस्टेशन अलाउड ही नहीं है। हमारे लॉज ऐसे हैं कि डिफोरेस्टेशन परमिटेड नहीं है कहीं पे भी। तो ये हमारे लिए तो वर्क है, एक एडिशनल कॉस्ट है बहुत सारी, और नॉन टैरिफ बैरियर काम कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और वो डेडलाइन यहाँ पर बहुत करीब आती जा रही है। अगर उसमें कुछ ईज नहीं दिया गया, और वो पेपर वर्क में और जिस तरह का काम है, लाइसेंसेज हैं, उसमें अगर ईज नहीं दी गई तो एक इम्पैक्ट हम यहाँ पर ट्रेड पे आता हुआ देख सकते हैं। मिस्टर पाठक, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और एक कंसर्न ऑफकोर्स यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री के लिए है, जैसे मिस्टर पाठक ने बोला 5-6 चीज़ें हैं जहाँ पर कंसर्न है, लेकिन सोयाबीन के लिए एक थोड़ी बड़ी हेडेक ये शायद बन सकती है आगे जाकर, जिसके ऊपर काम जारी है। वली इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे हमारे साथ, आपको बताएंगे ट्रेडिंग बेस। स्वागत है आपका। और हमारे साथ अब कार्यक्रम में मेरा एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना है, और साथ ही प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी भी हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। एंड क्लियरली डिफिकल्ट डेज हैं, और जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं वैसे ही ईरान की तरफ से कुछ फ्लैशेस भी आ रहे हैं ब्लूमबर्ग के हवाले से कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, और अगर यूएस यहाँ पर वॉर में इंक्लूड होता है तो बड़े डैमेजेस हो सकते हैं, और जो इम्पोज्ड वॉर है उनके ऊपर उसका आगे जाकर निष्कर्ष बेहतर नहीं होगा। तो क्लियरली वो स्टेटमेंट्स अभी भी यहाँ पर हैं। अब इसके बाद हम यूएस खुलने का वेट करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी स्टेटमेंट्स आएंगी और उसका इम्पैक्ट हम ऑफकोर्स मार्केट्स पे आता हुआ देखेंगे। दिनेश जी, टू यू फर्स्ट, आप कैसे देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे?
रेंज में काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह की रेंज यहाँ पर बड़ी होती जा रही है, जिस तरह के स्विंग ट्रेड्स हम आता हुआ देख रहे हैं, वो ऑफकोर्स काफी वॉलेटाइल हैं। बिल्कुल मनीषा जी, फंडामेंटल में कोई ऐसा मेजर बदलाव नहीं आया, सिर्फ तनाव भरी सिचुएशन जो एस्केलेट हुई है उसके चलते ही प्रीमियम ऐड हुआ प्राइसेस में। मतलब निचले स्तर से देखें तो 35-37% की तेजी क्रूड में आ चुकी है, जबकि फंडामेंटल चेंज। हाँ, लेकिन जो तनाव क्रिएट हुआ है, एक बहुत बड़ा न्यूज है जो कि मेजर मार्केट शेयर ऐड करता है क्रूड सप्लाईज के लिए, जिसके चलते ये तेजी आई है। उसके बावजूद जो स्टेटमेंट निरंतर आ रहे हैं वो प्राइसेस को और प्रीमियम ऐड कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि इतनी बड़ी तेजी होने के बाद कहीं ना कहीं प्राइसेस यहाँ पर इज आउट होनी चाहिए, करेक्टिव फेज प्राइसेस में जरूर आना चाहिए। जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है अभी, वो 6360 के आसपास चल रहा है। मेरे लिहाज से मौजूदा स्तर पर जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल किया जाना चाहिए। 6420 का इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में 6240, 6110 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो कोई ना कोई ऐसा डेटा आए जो तनाव को कम करे और प्राइसेस में यहाँ पर थोड़ा सा ढील दे, ऐसा मुझे समझ में आता है। ऑलराइट, तो ये तो फंडामेंटल्स की बात हुई, लेकिन राकेश जी, आप भी इस लेवल पे शॉर्ट करना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह का बाजार है, थोड़ा सा घबराहट हो सकती है कच्चा तेल फिलहाल बेचने में। पहले तो नमस्ते मनीषा जी, शो में इनवाइट करने के लिए, और गुड इवनिंग सभी दर्शकों के लिए। हमारा व्यू क्रूड ऑयल में बुलिश है थोड़ा। उसमें एक्चुअली अपसाइड में अगर ऊपर में स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 6395 लेवल पे, अगर मार्केट वो ब्रीच करता है तो ऊपर में 6500 और 6845 लेवल का टारगेट देखा जा सकता है। नीचे में स्टिल 6250 और 6000 लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में है। अगर मार्केट वो होल्ड करता है तो अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। साथ ही साथ नेचुरल गैस कैसे देखेंगे आप राकेश जी? नेचुरल गैस मैडम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। हमारा व्यू इसमें भी पॉजिटिव है। कल के ट्रेडिंग में नेचुरल गैस ने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 327 लेवल को ब्रीच कर दिया है, और आज सुबह भी पॉजिटिव ओपनिंग हुई है। ऊपर में अभी 337 लेवल का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रीच करता है तो 347 और 360 लेवल का टारगेट देखा जा सकता है। नीचे में 320 लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ओवरऑल व्यू बुलिश है नेचुरल गैस। ऑलराइट, तो कुछ स्टेबिलिटी और कुछ तेजी यहाँ पर आगे भी बनी रह सकती है। दिनेश जी, गोल्ड आप कैसे देखेंगे? क्योंकि इवन एज यहाँ पर रोजाना कोई ना कोई खबर आ रही है, गोल्ड कंफर्टेबली अपने कंसोलिडेटिंग रेंज में है। बिल्कुल, प्राइसेस सारी डिस्काउंट कर चुकी है। जितना भी एस्केलेशन होना था, ये प्रीमियम गोल्ड 1 लाख रुपए का गोल्ड कोई कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्राइसेस ऑलरेडी है। अब जो है सिल्वर मोमेंटम पकड़ी है। सिल्वर ने अगर हम देखते तो निचले स्तर से करीब करीब अभी एक महीना ही अगर मैं काउंट करूं तो 16% की तेजी आ गई, और 15 दिन में करीब करीब 12% की तेजी आ गई है। जबकि गोल्ड का जो लेवल है, ये कंसोलिडेशन फेज में कोई 1000 रुपए के दायरे में ट्रेड कर रहा है। 98,700 डाउन साइड और 99,700 अपसाइड, यह दायरा मेंटेन करता हुआ नजर आता है। मुझे लगता है थोड़ा सा भी कोई पीस लाइक सिचुएशन या कोई टेंशन ईज आउट होता है तो एक स्पाइक अगर यहाँ कहीं क्रिएट होता है 99,750 के आसपास का, तो वहां बिकवाली करनी चाहिए। करीब करीब मुझे लगता है कि 500 से 700 रुपए की मंदी उस लेवल से होनी चाहिए। 1,50,000 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और मैं दर्शकों को एडवाइस करना चाहूंगा, पोजिशनली आज जो भी पोजिशंस है बेसिकली स्क्वायर आउट करने में ज्यादा फायदा है। कल दोबारा नया ट्रेड लिया जा सकता है। पोजिशंस कोई भी बाय या सेल कैरी फॉरवर्ड ना करें। ओह एब्सोल्युटली। और दिनेश जी, साथ ही साथ आज यूएस फेड की मीटिंग अनाउंसमेंट भी है। ऑफ कोर्स डिसीजन शायद रेट पे कोई ना आए, लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स यूएस फेड से निकल के आएंगी, चाहे वो टैरिफ्स को लेकर है, जियोपॉलिटिक्स को लेकर है, आपको लगता है उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर से आएगा। मुझे लगता है कि एक फोर्स ऑन किया जा रहा है वहां पर कि आप इंटरेस्ट रेट इसमें घटाए करके, बट वहां जो स्टैंड ले रखे वो ले रखे कि नहीं, यहाँ पर अभी नहीं घटना चाहिए, और प्रोबेबली सितंबर में वो घटाने की संभावना दिखाई जा रही है। लेकिन जो प्रेशर वहां पर क्रिएट हो रहा है, लगता है कि शायद कोई अनसर्टन सिचुएशन हो, इससे हमने बचते रहना चाहिए और पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड ना करें तो ज्यादा बेहतर। एब्सोल्युटली गेट दैट पॉइंट। राकेश, आप कैसे देखते हैं, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर में आप क्या करने की राय देंगे? साइड लाइंस पे बने रहना चाहिए या फिर आपको लगता है कोई ट्रेड निकल के आ रहा है, स्पेशली चांदी के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्री करूंगा, आज आपको फेड मीटिंग है तो डिसीजन आने वाला है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो थोड़ा कॉशियस रहना भी जरूरी है। बट ओवरऑल स्टिल गोल्ड में मैं नीचे में 98,800 लेवल का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो होल्ड कर रहा है मार्केट, और हमारा व्यू बुलिश है। ऊपर में 99,700 अगर ये ब्रीच करता है तो एक बार फिर से जो रेजिस्टेंस है 1,01,078 लेवल को मैं ब्रेक करते हुए देखता हूँ। अगर प्राइस वो ब्रेक कर देता है तो 1,01,900 लेवल का ऑल टाइम हाई भी देखा जा सकता है।
कॉपर को आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि मेटल्स में यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है। सप्लाई कंसर्न्स थोड़ी सी दिखती हुई नजर आई हैं। साथ ही साथ जिस तरह का रिटेल सेल्स डेटा चाइना की तरफ से एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेहतर आया है, उसका फायदा हमने कॉपर में आता हुआ देखा। एक स्मार्ट रिबाउंड यहाँ पर एल्यूमिनियम में काफी समय के बाद देखने को मिला है। राकेश, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आप मेटल्स में देखते हैं? मेटल्स में मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर, जैसे आपने बताया है, कॉपर प्राइस काफी दिनों से आप देखोगे कि आप ट्रेंड में ही मूव कर रहा है। नीचे में 875 और 866 लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड कर रहा है। ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो 885 लेवल पे है। अगर वो आज के इवनिंग सेशन में ब्रीच करता है तो 893 और 902 लेवल का टारगेट अपसाइड में देखा जा सकता है। हमारा व्यू कॉपर में बुलिश है। और एल्यूमिनियम में भी काफी दिनों से ट्रायंगल ब्रेकआउट भी हुआ है और काफी पॉजिटिव है। ऊपर से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 245 लेवल का भी ब्रीच कर दिया है। तो सभी चीजें पॉजिटिव ही नजर आ रही है। और ऊपर अपसाइड में 248 और 252 लेवल का टारगेट देखा जा सकता है। नीचे में जब तक 238 लेवल का सपोर्ट होल्ड करता है तो हर डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बन रही है एल्यूमिनियम। ऑलराइट, तो मेटल्स में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकलती हुई, लेकिन डॉलर इंडेक्स पर भी एक नजर रखेंगे। और दिनेश जी, काफी सारे चार्ट्स अब ये बताते हैं कि डॉलर इंडेक्स यहां से और गिर सकता है। काफी सारी रिपोर्ट्स भी ये सजेस्ट करती हैं कि शायद ही हम वापस 3 डिजिट देखें नियर टर्म में। यहां से 95, 92 जैसे लेवल्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल 100.40 एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है अभी, और वहां पर जब भी 99.40 के आसपास जाता है दोबारा बिकवाली बनती है। और जैसे आपने कहा कि निचले टारगेट आ रहे हैं, मेरे हिसाब से 95.20 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है थोड़ा 40 पॉइंट यहाँ से करके मूव आता है तो इसमें बिकवाली आती है। दोबारा 95.20 के लेवल्स मुझे वेरी शॉर्ट टर्म में नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो डॉलर इंडेक्स में गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। सोने चांदी पे थोड़ा कॉशियस रहें। मेटल्स में एक डेफिनेट बाय है। और जहां तक कच्चे तेल की बात है, यहां पर थोड़ा भी कॉशियस रहने की एक्सपेक्टेशन है। बहुत शुक्रिया राकेश जी, दिनेश जी, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, इन तमाम स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। वेल, जाते जाते आपको बता दें कि सोना इस साल की एक बेहतर कमोडिटी रही है। एक स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास की तरह से इसने कारोबार किया है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार, गोल्ड मास्टर क्लास। 21 जून को होने वाले इस वेबिनार में हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे सोने में ट्रेडिंग और निवेश की नीतियां, वो भी रियल केस स्टडीज के साथ। और जी हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। चाहे बात हो कितना सोना रख सकते हैं, गिफ्टिंग पर क्या टैक्सेस हैं, हेज कैसे करें, पोर्टफोलियो में क्या हिस्सा होना चाहिए, या फिर पुराने और नए ज्वेलरी पर GST और हॉलमार्किंग के क्या नियम हैं। तो आप देर ना करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर फटाफट रजिस्टर करें और बने गोल्ड मास्टर क्लास का हिस्सा।